हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी को, जिसमें आज का हमारा जो है चैप्टर वो रहेगा चक्रवात या साइक्लोन। चैप्टर से शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखेंगे हम यहाँ पर चक्रवात या साइक्लोन चैप्टर को। चक्रवात या साइक्लोन जो है तो ये सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र में उत्पन्न होते हैं। साइक्लोन या जो चक्रवात होते हैं तो ये निम्न दाब के केंद्र होती हैं, जिनके चारों ओर संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः जो है वायुदाब बढ़ता जाता है। केंद्र से जो है इस तरह, मतलब यहाँ से केंद्र से जो बाहर की ओर है तो ये वायुदाब जो है बढ़ता जाता है, और फलस्वरूप होता है क्या है, परिधि से केंद्र की ओर जो हवाएं हैं, ये परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, और इस प्रकार जो ये सरफेस वाइंड या चक्रवात के केंद्र के ऊपर ये आभ्यंतर कुंडलित होती हैं, और जिससे कि क्या होता है, जिससे हवा चक्रवात के केंद्र के में अभिसारित होती है। जिससे यहाँ पर ये जो है, जिससे मतलब हवा जो होती है तो वो चक्रवात के केंद्र में अभिसारित होती है, और चक्रवाती परिसंचरण में वायु की दिशा का प्रारूप दोनों गोलार्धों में भिन्न भिन्न होता है। जो चक्रवाती परिसंचरण में वायु की दिशा का प्रारूप होता है तो वो दोनों गोलार्धों में भिन्न भिन्न होता है। चक्रवात में वायु प्रवाह की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो होती है तो घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल होती है। ये फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चक्रवात में वायु प्रवाह की दिशा जो होती है, मतलब चक्रवात जो साइक्लोन होते हैं तो इनमें जो ये वायु के चलने की दिशा होती है तो ये उत्तरी गोलार्ध में जो होती है तो ये घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत चलती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है तो ये घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल होती है। आगे बात करेंगे यहाँ पर चक्रवात के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियां तथा तापक्रम के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं होती हैं। चक्रवात के आगमन के साथ वायु का वेग मंद होता जाता है। जब चक्रवात के आगमन के साथ जो है वायु का वेग कैसा है, मंद हो जाता है, वायुदाब गिरने लगता है। वायु का वेग मंद हो जाता है, वायुदाब गिरने लगता है, पछाव तथा ये पछाव स्तरीय मेघ छा जाते हैं। उष्ण वाताग्र के आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है, चूंकि इस वाताग्र में क्या होता है, इस वाताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, और अंत में क्या होता है, अंत में वर्षा मंद गति से होती है। इस चक्रवात के गुजर जाने पर जो है उष्ण वृत्तांश का आगमन होता है, और मौसम में अचानक एवं तीव्र परिवर्तन होकर वर्षा रुक जाती है। मौसम में जो है अचानक और तीव्र परिवर्तन होता है और वर्षा रुक जाती है, आकाश साफ हो जाता है। उष्ण वृत्तांश की जो है ये उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पर शीत वाताग्र आ जाता है, जिसके साथ क्या होता है, तापक्रम कम, मतलब गिरने लगता है, तापक्रम जो होता है कम होने लगता है, और सर्दी बढ़ने लगती है। आकाश क्या होता है, मतलब पुनः मेघाच्छादित हो जाता है, पुनः मतलब मेघ छा जाते हैं, मेघाच्छादित हो जाता है, तथा वर्षा प्रारंभ हो जाती है। और शीत वाताग्र के क्षेत्र में चूंकि क्या होता है, गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, तथा इस भाग में क्या होता है, मूसलाधार वर्षा होती है। जब गर्म हवा मतलब तेजी से ऊपर उठती है तो इसमें मतलब तेज या बहुत मूसलाधार बारिश होती है, परंतु यह अल्पकालिक क्रम, मतलब अल्पकालिक या कम या जो भी हो, परंतु यह क्या होता है, अल्पकालिक कम विस्तृत और त्वरित झंझावत होती है। शीत वाताग्र के गुजर जाने पर जो है तो ये शीत वृत्तांश का आगमन होता है। जब ये शीत वाताग्र गुजर जाता है तब ये क्या होता है, तब शीत वृत्तांश का आगमन होता है। इसमें आकाश मेघ रहित होकर के स्वच्छ हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो आकाश मतलब है तो ये मेघ नहीं होते, मतलब बादल नहीं होते हैं, स्वच्छ हो जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर अवस्थिति के आधार पर चक्रवातों को दो प्रमुख मतलब ये प्रकारों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरी है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो पहले बात करेंगे हम यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं तो ये अयनवर्ती क्षेत्रों या कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य में उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। जो चक्रवात कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य में उत्पन्न होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, मतलब इनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम जो है ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली, चीन में टाइफून और संयुक्त राज्य में
हरिकेन तथा भारत में इसे चक्रवात या मतलब चक्रवात के नाम से जाना जाता है। भारत में तो यह चक्रवात के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान के क्षेत्र में ध्रुवीय ठंडी वायु राशियों और मैक्सिको की खाड़ी में गर्म और ये गर्म मतलब जो मैक्सिको की खाड़ी में गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय वायु राशियों के मिलने से भयंकर चक्रवातों का विकास होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पर मतलब जो भयंकर चक्रवात होते हैं तो इन्हें क्या टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। टॉर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग तो ये टॉर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। जो मतलब अधिक प्रभावित भाग है टॉर्नेडोस के, तो इसको टॉर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। इस टॉर्नेडो एली में मुख्यतः तो मिसिसिपी मिचौरी घाटी के टेक्सास और ये ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर टॉर्नेडो तो यद्यपि ये समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते हैं, परंतु कैरेबियन सागर और अमेरिका क्षेत्रीय प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र हैं। फुजीटा स्केल का प्रयोग तो ये टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। फुजीटा स्केल पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे, फुजीटा स्केल तो इसका प्रयोग ये टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इसका नामकरण इसके आविष्कारक तेत्सुया थियोडोरे फुजीटा के नाम पर किया गया है। इन्हें जापानी एवं अमेरिकी नागरिकता प्राप्त थी। इन्हें मतलब 2 देशों की नागरिकता प्राप्त थी, अमेरिका की और जापान की। हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। हरिकेन क्या है, तो हरिकेन ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः टेक्सास, मैक्सिको तथा फ्लोरिडा के ये तटीय क्षेत्रों और वेस्ट इंडीज को प्रभावित करता है। ये प्रभावित करता है कौन कौन से क्षेत्र को, तो ये टेक्सास, मैक्सिको तथा फ्लोरिडा के जो तटीय और वेस्ट इंडीज को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है साफिर सिम्पसन मापक तो इसका उपयोग हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किया जाता है। साफिर सिम्पसन मापक तो इसका उपयोग तो ये जो हरिकेन के द्वारा क्षति होती है इसके मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टाइफून। टाइफून भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टाइफून ये भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इनकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आयला, थाने एवं नीलम ने भारत को प्रभावित किया है। ये भारत को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। नरगिस उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसके द्वारा म्यांमार में व्यापक तबाही हुई थी। ये नरगिस उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसके कारण क्या है, म्यांमार में बहुत तबाही हुई थी। अब बात करेंगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात ये मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक दाब होता है और ये प्रायः गोलाकार, अंडाकार या वी शेप्ड होते हैं, मतलब वी के आकार के होते हैं। जिस कारण क्या है, इन्हें लो और ये गर्त या ट्रफ कहते हैं। इनको लो, गर्त या ट्रफ भी कहते हैं, जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों को लहर चक्रवात या विक्षोभ भी कहते हैं। इन चक्रवातों का क्षेत्र तो ये 35 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, जहाँ पछुआ हवाओं के प्रभाव में ये क्या होते हैं, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। यहाँ पर ये पछुआ हवाओं का प्रभाव रहता है, इस कारण ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रतिचक्रवात की, एंटीसाइक्लोन की। वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा गिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर घटता जाता है, जिस कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। प्रतिचक्रवातों में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में तो ये घड़ी की सुइयों की दिशा के प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती हैं। प्रतिचक्रवातों में सामान्यतः मौसम साफ होता है तथा हवाएं क्या होती हैं, हवाएं यहाँ पर मंद गति से चलती हैं। मौसम साफ होता है, हवाएं मंद गति से चलती हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होने का प्रमुख कारण है समुद्री पृष्ठों का ताप निम्न होना। यहाँ पर क्या है, दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मतलब समुद्री पृष्ठों का ताप यहाँ पर निम्न है। इसी कारण यहाँ पर इन क्षेत्रों में कोई भी चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। बैरोमीटर में पारे के तल की मतलब बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर एक यंत्र होता है, तो बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक होती है। बैरोमीटर तो इसमें मतलब पारा भरा होता है, तो यदि पारे में अचानक गिरावट आ जाती है तो क्या होता है, मतलब ये इसका सूचक होता है कि तूफान आ सकता है, तूफान आने वाला है।
अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। अब देखेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तीन स्टेटमेंट दिए हैं, तीन स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है चक्रवाती वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। यहाँ पर जो है दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, बाकी पहला और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी, केवल कुछ चक्रवाती केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। जेट प्रवाह पृथ्वी सतह से 5 से 9 जो है मील ऊंचाई पर सामान्यतः पश्चिम से पूर्व दोनों गोलार्धों में बहने वाली तीव्र हवा है और तीव्र चक्रवातों के केंद्र में जहां निम्न दाब तथा उच्च दाब जो है बाहरी वातावरण की तुलना में लगभग कितना 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, चक्रवात का आंख कहलाता है। कमजोर चक्रवातों में यह विसंकलित हो जाता है, अतः उसमें आंख नहीं मिलती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है। कथन ए लिख रहा है, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है। इसका कारण यहाँ पर लिख रहा है, हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। तो यहाँ पर इसका कथन और कारण दोनों करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही, इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। चक्रवात सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात जो होते हैं तो ये सामान्यतः क्या होते हैं, निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनकी चारों ओर संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायुदाब बढ़ता जाता है, फलस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इस प्रकार क्या होता है, सरफेस विंड्स चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है, जिससे हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित थी, मतलब ये अभिसरित होती है। और चक्रवात की दिशा जो है, तो ये चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, अनुकूल होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक ये मैप दिया गया है ABCD करके, यहाँ पर ABCD करके कुछ मतलब अंकित किया गया है। तो यहाँ पर बताना है किस एक में भारी मूसलाधार अल्पकालिक तड़ित झंझावत युक्त वर्षा होती है। यहाँ पर बताना है, ये चारों मतलब चक्रवात के क्षेत्र दिए हैं, बताना है कहाँ पर यहाँ पर जो है मूसलाधार अल्पकालिक तड़ित झंझावत युक्त जो है वर्षा होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो मैप वाले मतलब क्वेश्चन है, तो ये UPSC के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। बाकी अभी तक जो है ये स्टेट लेवल के एग्जाम में मतलब ये क्वेश्चन इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। चक्रवात की अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियां तथा ये तापक्रमों के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं होती हैं। चक्रवात के आगमन के साथ वायु का वेग मंद हो जाता है, वायुदाब गिरने लगता है, पछाव तथा पछाव स्तरीय मेघ छा जाते हैं। उष्ण वाताग्र जो है ए मतलब के आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है, मतलब जो ए क्षेत्र वहां पर शो किया गया था। चूंकि इस वाताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, अतः वर्षा मंद गति से होती है। उष्ण वाताग्र के गुजर जाने पर जो वहां पर मतलब बी ऑप्शन में यहाँ पर जो ये बी वाला एरिया मतलब यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उष्ण वाताग्र के गुजर जाने पर उष्ण वृत्तांश का आगमन होता है। मौसम में अचानक एवं तीव्र परिवर्तन होकर वर्षा रुक जाती है और आकाश साफ हो जाता है। उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पर जब उष्ण क्या होता है, उष्ण वृत्तांश से जब गुजर जाता है तो यहाँ पर शीत वाताग्र आ जाता है, जहाँ पर डी को मतलब शो किया गया है मैप में, जिसके साथ साथ तापक्रम गिरने लगता है, सर्दी बढ़ने लगती है, आकाश जो है क्या पुनः मतलब मेघाच्छादित हो जाता है तथा वर्षा प्रारंभ हो जाती है। शीत वाताग्र के क्षेत्र में चूंकि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, अतः इस भाग की वर्षा क्या है, मूसलाधार होती है, परंतु यह अल्पकालिक कम विस्तृत क्षेत्र में और तड़ित झंझायुक्त होती है। शीत वाताग्र के गुजर जाने पर शीत वृत्तांश सी मतलब जहाँ यहाँ पर जो सी शो किया गया था उसका आगमन होता है। इसमें क्या होते हैं, आकाश जो है ये मेघ रहित होकर के स्वच्छ हो जाता है।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं। टॉर्नेडो जो है तो ये बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ये कहाँ उठते हैं? कैरेबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में या श्याम सागर में? ये कहाँ पर उठते हैं टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात? टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये उठते हैं कहाँ पर? ये उठते हैं कैरेबियन सागर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरेबियन सी में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। टॉर्नेडो ये द्वीप समस्त उष्ण एवं उपोष्ण ये मतलब कटिबंध में आते हैं, परंतु कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र मुख्यतः जो ये मिसिसिपी मैदान है, इसमें प्रमुख टॉर्नेडो ये जो है मिसिसिपी मैदान जो है तो ये प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे। तो टॉर्नेडो से किसको संबंध करेंगे? यूएसए को। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, यूएसए को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? टॉर्नेडो एली यहाँ पर कहा जाता है किसको? अटलांटिक समुद्र तट को या प्रशांत तट को या मिसिसिपी मैदान को या अलास्का को? किसको कहा जाता है टॉर्नेडो एली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिसिसिपी मैदान को। किसको कहते हैं? मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है टॉर्नेडो एली। और इसमें जो है तो यहाँ पर ये मिसिसिपी, मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का राज्य इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन में प्रयोग हेतु लाया जाता है? मापन हेतु जो है इसमें प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? टॉर्नेडो की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है किसके द्वारा? फुजीटा स्केल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसके द्वारा? ये फुजीटा स्केल के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? टाइफून नामक जो है चक्रवात आते हैं तो इनसे कौन सा क्षेत्र जो है अधिक प्रभावित होता है? ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, एशिया या अमेरिका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा क्षेत्र? चीन सागर। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है, और वहां पर क्या है? चीन सागर। नेक्स्ट यहाँ पर है, दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ जो है देश है और एक तरफ जो है क्या, ये जो भी चक्रवात है इनको दिया गया है, मतलब कौन से देश में जो ये साइक्लोन होते हैं इनको मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में कहते हैं इनको क्या? चक्रवात। भारत में कहा जाना जाता है, भारत में कहते हैं चक्रवात। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं इसको विली विली। संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा जाता है हरिकेन, बाकी चीन में क्या कहते हैं? चीन में कहते हैं इनको टाइफून। चीन में टाइफून कहते हैं जो भी मतलब चक्रवात वगैरह आते हैं, जिसे भारत में चक्रवात कहते हैं जिनको, साइक्लोन्स को, तो इसी प्रकार चीन में इनको कहते हैं कि टाइफून। तो देखते हैं राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विली विली है, विली विली जो है क्या है? विली विली जो है तो ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्या है विली विली? ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का जो है तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर भी बताना है, मतलब विली विली और हरिकेन, टाइफून, भागियो यहाँ पर किस देश में इनको किस नाम से जाना जाता है? इस देश में किस नाम से जाना जाता है? तो विली विली कहते हैं कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। और हरिकेन कहते हैं कहाँ पर? हरिकेन कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून कहते हैं कहाँ पर? टाइफून कहते हैं चीन में। और बागियो कहते हैं कहाँ पर? फिलीपींस में। जो साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन्स को बागियो के नाम से जाना जाता है कहाँ पर? फिलीपींस में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
यहाँ पर भी दो सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक यहाँ पर देश दिए हैं, बताना है कौन से मतलब किस नाम से जाना जाता है, किस देश में साइक्लोन्स को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है विली विली। विली विली कहते हैं कहाँ पर, विली विली कहते हैं यहाँ पर जो है विली विलीज कहा जाता है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, विली विलीज कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बैगियो कहते हैं कहाँ पर, फिलीपींस में, और टाइफून कहते हैं चीन में, हरिकेन कहते हैं कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। साइक्लोन्स को ये सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। तो यहाँ पर हरिकेन कहते हैं कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी बिली बिली कहते हैं कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, बागियो कहते हैं फिलीपींस में, हरिकेन कहते हैं कहाँ पर, यूएसए में, और टैफू कहते हैं जापान में। जो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, तो जापान में जो चक्रवातों को कहते हैं तो किस नाम से जानते हैं, टैफू के नाम से जानते हैं। किस नाम से, टैफू नाम से, और बागियो कहते हैं कहाँ पर, फिलीपींस में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर भी मतलब इसकी एक्सप्लेन में कुछ नहीं है, बस यही लिखा है कि कौन सा मतलब किस देश में साइक्लोन्स को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हरिकेन द्वारा जो मतलब नुकसान होता है, इसके मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, साफिर सिम्पसन मापक का। किसका किया जाता है, साफिर सिम्पसन मापक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। बैरोमीटर के पारे के जो तल की अचानक गिरावट है, ये किसका सूचक है। ये पारे में मतलब बैरोमीटर में जो पारा भरा होता है उसमें अचानक गिरावट आ रही हो, तो ये सूचक किसका है, तूफान का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तूफान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था। किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था, एला ने, नरगिस ने, थाने ने, या नीलम चक्रवात ने किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नरगिस चक्रवात ने। बाकी इन सब ने भारत को प्रभावित किया था, नरगिस चक्रवात जो है इसने भारत को नहीं प्रभावित किया था। नरगिस चक्रवात जो था तो इसने म्यांमार में व्यापक तबाही मचाई हुई थी, ना कि भारत में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका क्या कारण है। इसका यहाँ पर कारण बताना है, क्या कारण है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मतलब कोई भी चक्रवात जो है उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, बताना है कौन सा इसका कारण है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, इन क्षेत्रों में जो समुद्री पृष्ठों के ताप होती हैं कैसे होती हैं, निम्न होती हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही, इसके कारण जो है किसकी आवृत्ति और तीव्रता जो है बढ़ रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी की। आंधियों की भी मतलब तीव्रता बढ़ रही है, चक्रवातों की भी, तूफानों की, सबकी बढ़ रही है। यहाँ पर देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। आईपीसीसी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ और सूखा के गंभीर परिणाम होंगे। तूफानों की तीव्रता आदि में भी जो है वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये मतलब कुछ आंधी तूफान दिए गए हैं जो कि सितंबर 2019 तक के हैं। इसमें बताना है कौन से तूफान ने किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया था। बताना है किसने मतलब किसको सबसे अधिक प्रभावित किया था। तो जो ये डोरियन था, तो डोरियन ने किसको किया था, ब्रह्मास्त्र को। डोरियन ने ब्रह्मास्त्र को, बाकी हगीबीस जो था इसने चीन को, और लोकीमा जो है तो लोकीमा ने किया था किसको,
यहाँ पर ये जो है डोरियन ने किया था, किसको प्रभावित किया था? डोरियन ने प्रभावित किया था किसको? ब्रह्मास को। सबसे अधिक प्रभावित देश था इनसे ब्रह्मास। दूसरा जो ये हगीबिस है, हगीबिस ने किया था किसको? जापान को। हगीबिस जो है तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित था कौन? जापान। लोकिमा से जो है, लेकिमा से सबसे अधिक प्रभावित था चीन। लेकिमा जो ये मतलब तूफान था तो इससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ था चीन। और मिताग जो है तो मिताग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था दक्षिण कोरिया का जीजू शहर। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार जो है राइट आंसर हो जाएगा इनका। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक छोटा सा और टॉपिक है आर्द्रता, इसको भी देख लेंगे इसी वीडियो में। आर्द्रता जो है क्या होती है देखते हैं। वायुमंडल में उपलब्ध जल का गैसीय स्वरूप जलवाष्प ही वायुमंडलीय आर्द्रता है। यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों से वायुमंडल में पहुंचती है। जल को वाष्प या गैसों में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। और एक ग्रीष्म काल में भी जब मौसम क्या होता है, ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस वाला होता है तब आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम जलवाष्प नमी धारण करने की क्षमता जो होती है, इसको वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर वायु का तापमान। वायु का तापमान जितना अधिक होगा, नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। वायु का तापमान क्या होगा? जितना अधिक होगा, नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। नमी की मात्रा बढ़ती अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है। अर्थात क्या होता है, उच्चतर जो कटिबंध में नमी का परसेंट जो है 2.6 और मध्य अक्षांश पर कितना होता है, तो ये 50 डिग्री पर नमी की परसेंट जो होती है, तो नमी का मतलब प्रतिशत कितना रहता है? 0.9 तथा ये 0.9 रहता है तथा ये 70 डिग्री अक्षांश से ऊपर नमी का परसेंट जो है कितना रहता है, तो ये 0.2 ही रह जाता है। ये क्या होता है, अक्षांशों के अनुसार जो है लगातार घट रही है, घटती जाती है। आगे बात करेंगे यहाँ पर धरातल से केवल जो है 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल में समस्त नमी का जो है 19% मतलब क्या होता है, संचित रहता है। और वायु के निश्चित आयतन पर जो है, वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को क्या कहते हैं, इसको ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, या निरपेक्ष आर्द्रता भी इसको कह सकते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को क्या होत करती है, प्रदर्शित करती है। इसे ग्रेन जो है मतलब प्रति घन फुट भी कहते हैं तथा ग्राम प्रति ये घन मीटर में इसको प्रदर्शित किया जाता है। किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा को क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता इसको कहते हैं। इसमें जो भी मतलब क्या होता है, जो ये मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा तथा उसकी जो आर्द्रता सामर्थ्य होती है, ये अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं, आर्द्रता या सामर्थ्य। इसके अनुपात को क्या कहते हैं, तो ये सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं इसको, या रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी कहते हैं इसको। और इस सूत्र यहाँ पर मतलब ये वाला ये जो है सूत्र है, बाकी ये सूत्र वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता है यहाँ पर, बस थोड़ा सा यहाँ पर आर्द्रता मतलब क्या है, और यहाँ पर जो है ये अक्षांशों के अनुसार क्या है, घटती रहती है। यहाँ पर ये कुछ फैक्ट याद रखने हैं, बाकी यहाँ पर सूत्र वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता है इसमें। 1 किलोग्राम ये जो है मतलब साइंस में भले ही पूछ लिया जाए, बाकी यहाँ पर ये ज्योग्राफी में इसको नहीं पूछा जाएगा। 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में मौजूद ग्राम इकाई में जो है जलवाष्प के सकल द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो इसको विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इस प्रकार विशिष्ट आर्द्रता जो है निश्चित आयतन वाली आर्द्र वायु की इकाई भार द्रव्यमान में उपस्थित वास्तविक जो ये नमी जलवाष्प के भार द्रव्यमान के अनुपात को दर्शाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की और यहाँ पर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता में सामान्यतः कमी आती है। सागरों पर क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तथा महाद्वीपों पर कम होती है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक और शीत ऋतु में क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पर इसने थोड़े से क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन कथन ए लिख रहा है, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। पहला कथन यहाँ पर लिख रहा है, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है। वायुमंडल में नमी की मात्रा जो है किससे, तो अक्षांश से संबंधित है, करेक्ट है।
कारण आर लिख रहा है नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। यहाँ पर कथन और कारण दोनों करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। वायुमंडल में नमी की मात्रा का संबंध मुख्यतः तापक्रम से होता है। नमी की मात्रा बढ़ते जो है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। नमी की मात्रा जो है बढ़ते अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है। नमी की मात्रा जो है क्या बढ़ते अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है, अर्थात ये उष्णतर कटिबंध में नमी का परसेंट जो है तो कितना 2.6 50 डिग्री ये मतलब अक्षांश पर होता रहता है, और नमी का परसेंट जो है तो ये 0.9 ये 70 डिग्री अक्षांश पर ये मतलब तथा जो है क्या 70 डिग्री अक्षांश पर नमी का परसेंट जो है तो कितना 0.2 ही रह जाता है। ये जो उष्णतर कटिबंध में नमी का परसेंट कितना रहता है, उष्णतर कटिबंध में जो है तो नमी का परसेंट 2.6 रहता है, और 50 डिग्री अक्षांश पर नमी का परसेंट कितना रहता है तो 0.9 रहता है, तथा ये 70 डिग्री अक्षांश पर नमी का परसेंट जो है कितना तो 0.2 ही रह जाता है। और धरातल से केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल में समस्त नमी का जो है कितना 19% मतलब इसमें 90% जो है संचित रहता है। चूंकि होता क्या है यहाँ पर नमी जलवाष्प तथा तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है, अर्थात तापमान बढ़ने पर नमी की मात्रा भी बढ़ती जाती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम। ये आर्द्र उष्मा का अनुभव कब होता है जब मौसम मतलब कैसा होता है, तो आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है कब, आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम होता है उमस वाला। जब उमस वाला ग्रीष्म काल में मौसम होता है तो आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता की संज्ञा दी जाती है। जब ग्रीष्म काल में वायुमंडल में आर्द्रता अर्थात जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो मौसम ये उमस वाला होता है। इसका कारण है कि जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है जो दीर्घीय पार्थिव उष्मा को अवशोषित करके उमस को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, इससे ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आर्द्रता परिणाम है। आर्द्रता जो है यहाँ पर किसका परिणाम है, तो आर्द्रता जो है परिणाम है किसका, हवा में नमी की उपस्थिति का। आर्द्रता परिणाम है हवा में नमी की उपस्थिति का। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। आर्द्रता हवा में नमी की उपस्थिति का परिणाम है। गौरतलब है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहा जाता है, इसी को आर्द्रता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।